टॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब जब ऐसे सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, मतलब हमारे पास सोल्यूट और क्या है, सॉल्वेंट है, जैसे अल्कोहल का सॉल्यूशंस, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, या फिर HCl प्लस वाटर, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन हैं एक पर्टिकुलर कंपोजिशंस पर, ऐसा नहीं कि सभी कंपोजिशंस पर, एक पर्टिकुलर कंपोजिशंस पर जब इसको हम डिस्टिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें कंपोजिशन सेम मिलती है। मान के चलो हमने दो कंपोनेंट ले लिए, उसको हमने मिक्स किया, अगर हम उसको डिस्टिल करेंगे तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसा है, जिससे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। पर अगर एक पर्टिकुलर कंपोजिशंस पर दोनों को हमने लिया तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशंस पर वो आपस में डिस्टिल नहीं होंगे, मतलब अलग अलग उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे सॉल्यूशन ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, जब जिसको अगर हम वेपोराइज भी करेंगे तो वेपर में भी उनकी कंपोजिशन सेम रहेगी, लिक्विड में भी सेम है, और तो कांस्टेंट उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह का है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मैक्सिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या होगा, जो क्या शो करेगा, पॉजिटिव, और मैक्सिमम वाला नेगेटिव। ओके, अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि जो मिनिमम बॉइलिंग, जैसे हम इथेनॉल और वाटर की बात करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स, तो मिनिमम का मतलब क्या होगा, इनका जो क्योंकि ये एक लोअर जो इनका प्योर कंपोनेंट है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, प्योर वाले का क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, और मिक्स करने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसे मिनिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स कहते हैं। और मैक्सिमम वाले का क्या होगा कि प्योर का क्या होता है, कम होता है, पर मिक्स करने पर ज़्यादा। तो ये कम और ज़्यादा कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अब जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉप बनाएगा, इसका मतलब उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो मिनिमम बनाएगा वो उनके आपस में मिक्स करने पर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर इंक्रीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स की हैं। पहला टाइप क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलो सबको समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको ऐसे थ्योरी से ही समझना है आपने। होता क्या है कि जैसे वाटर है, मान के चलो वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो वेपर बॉइलिंग पॉइंट है कितना है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसके वेपर प्रेशर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब होता क्या है कि जब हम अगर इसका जो भी वेपर प्रेशर है, मान के चलो वाटर है, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब जो भी इसका वेपर प्रेशर है, जब हम इसको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो इसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। इसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। अब कितनी कमी आई, हम कंपेयर करते हैं प्योर वाले से, कितनी कमी आई, किससे रिलेट करेंगे, प्योर वाले से। तो उसी को हम क्या करेंगे, रेशो, जो रेशो बनेगी दैट इज नोन एज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। पहले देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, कितना कम हुआ, मान के चलो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे बताएंगे, डेल्टा पी, मान के चलो पी हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है। और प्योर वाले का कितना होगा, PA0, और सॉल्यूशन वाले का क्या होगा, PA। तो ये क्या है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा, प्योर वाले से कितना कम हो रहा है, उसकी रेशो क्या है। तो रेशो के केस में हम क्या लिख सकते हैं, PA0 माइनस PA ओवर PA, दैट इज नोन, सॉरी PA0, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के।
तो अगर मैं वाटर का वेपर प्रेशर लेकर चलूं और NaCl का मोल फ्रैक्शन लेकर चलूं, तो मतलब इसका जो लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, NaCl के। अगर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl मतलब अमाउंट कह लो एक तरह की, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा फिर ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, मतलब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। और जब आप प्योर वाले से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, रेशो में निकालोगे, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे। ये समझ में आ रहा है? प्योर, हाँ बिल्कुल, प्योर कंपोनेंट। जैसे अगर वाटर लिया, वाटर, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा PA when it is present in a solution, हाँ जब मिक्स करने के बाद जब इसका वेपर प्रेशर जो आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, ओके चलो। ओके, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अब वेपर प्रेशर्स को बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करना है। ठीक है, चलो बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर से कैसे रिलेट करेंगे बताओ, याद है? अगर देखो इसमें ये समझना है, हाँ हाँ बोलो बोलो। जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब वो इन्वर्सली होते हैं। चलो समझो, जब किसी भी लिक्विड का, ठीक है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे होगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये बात समझ में आई? जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज कर दूं या कह लो डिक्रीज कर दूं, मैंने क्या किया, एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज कर दिया। आपको अगर सर मैं कैसे कर सकता हूं, तो एक काम करते हैं, हम लोग पहाड़ों पे चलते हैं। तो पहाड़ों पे क्या होता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो अगर वाटर को आप यहां पे बॉयल कर रहे हो और हाई एल्टीट्यूड पे कर रहे हो, तो कहां पे जल्दी बॉयल होगा? कहां पे जल्दी बॉयल होगा? प्लेन पे। मैं क्या कहते हैं, उल्टा सोचा कर। हाँ ओके, नाउ जस्ट थिंक, ओके ओके, जस्ट सी दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ओके, ये अपने को कोई लिक्विड है, इस तरह मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करना, इस तरफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, चलो आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, आ देखो इस पॉइंट पे आके, इस टेम्परेचर पे आके, ठीक है, इस टेम्परेचर पे आके, टेम्परेचर मान के चलो इन ऊपर की मान लिया मैं, चलो ए टेम्परेचर पे आके इधर वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, चलो ये प्लेन द प्रेशर सीगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीगा। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका था? प्लेन का था, मतलब मान के चलो मोगा का है। ठीक है, अब हम चलते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, माउंट एवरेस्ट पे चलते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। तो ये ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कम है। अब ये कम है तो यहाँ पे देखो, इसके सामने देखो टेम्परेचर, ये पॉइंट बी ले लो। अब बताओ टेम्परेचर ए ज्यादा है या टेम्परेचर बी ज्यादा है? टेम्परेचर ए ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। कब? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ आ रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। तो हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्लियर हुआ? चलो अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अब समझना एलिवेशन का मतलब क्या हुआ। मान के चलो अब मैंने वाटर में क्या कर दिया? सल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? सल्यूट ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। जैसे सॉल्यूशन का था, ये किसका है? सॉल्वेंट का था, प्योर सॉल्वेंट का था। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर ये था पहले, ये वेपर प्रेशर था इसका। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे है ना, इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सी मान लो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट में मैंने सल्यूट ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर और कम हो गया। मान के चलो वेपर प्रेशर ये आ गया, यहाँ पे आ गया वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब मैं इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करता हूँ ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। चलो प्रेशर देना स्टार्ट करो, तो इसके पैरेलल ही लाइन जाएगी। चलो मूव कराओ, तो अब देखो
टेम्परेचर डी। क्या समझ में आया? सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, ठीक है। और कितना ज्यादा देना पड़ा? सॉल्वेंट से कंपेयर करो, इतना ज्यादा देना पड़ा। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई? तो अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। जितना वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है, उतना ही और इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो इतने वेपर प्रेशर्स के लिए ही हमें टेम्परेचर एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो जितना एक्स्ट्रा देना पड़ा टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई बात? तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट के। सॉल्यूट की मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मोलैलिटी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। मतलब आप जितना ज्यादा सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्स कर दोगे, जितना ज्यादा सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्स करोगे, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें। समझ में आई बात? अंडरस्टूड हो रहा है? ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। अब मोलैलिटी से ही हम क्या कर सकते हैं? मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी होता है एक, डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे आए, ओके है? चलो देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वेपर प्रेशर से रिलेट करो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, ठीक है। अब समझो, ठीक है, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और उनका वेपर प्रेशर सेम होता है वहां पे, ठीक है। ये देखो, ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये लिक्विड वाला पार्ट है, और इस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सेम है, ठीक है, ओके। और ये किस टेम्परेचर पर है? इस टेम्परेचर पर, जिसे लिखते हैं TF, नॉट लिख देते हैं क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट, ठीक हो गया। टेम्परेचर इस तरफ क्या है? ये टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर इस तरफ क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और ये क्या है? वेपर प्रेशर। तो इस पर वेपर प्रेशर पर सॉलिड लिक्विड आपस में क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने सोडियम क्लोराइड फिर से ऐड किया वाटर में, वाटर की एग्जांपल ले लो। तो सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया। अब मैं टेम्परेचर इसका कम करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये देखो, अब इस पॉइंट पर आकर ये सॉलिड से मैच हो रहा है, इस पॉइंट पर आकर सॉलिड से क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा ये। तो टेम्परेचर क्या हो गया? अब डिक्रीज हो गया ना? जसप्रीत, कंफ्यूजन है? दसो देखो, टेम्परेचर TF नॉट सी पहला TF हो गया सोल्यूशन वाले केस से, इन केस ऑफ सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हुआ? कम हुआ। दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के। मतलब अगर सॉल्यूट की मोलैलिटी के जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, फ्रीजिंग पॉइंट और क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और डेल्टा TF फर्दर आप इसको करोगे तो KFM, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है, KF। और क्या कह सकते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। फिर मोलैलिटी वाले फार्मूले से इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल से इस पे कर सकते हो, ठीक है, ओके। लास्ट कौन सा रह गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? चलो, ऑस्मोसिस क्या होती है पहले, उससे पहले ये बताना है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्या? लोअर से हायर क्या? सॉल्वेंट की मूवमेंट। एग्जांपल बताओ, लाइव एग्जांपल।
जैसे हम लोग क्या करते हैं आजकल, बादाम भिगो देते हैं पानी में, वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर प्याज काटा, उसके ऊपर नमक हमने डाल दिया, वो पानी छोड़ देता है, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज अ फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। चलो अब इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो समझना है। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमें प्रेशर डालेंगे, ठीक है। और जितना प्रेशर हमें डालना पड़े, जितना प्रेशर हमें ऐड करना पड़े, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, द प्रेशर वी अप्लाई इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना भी प्रेशर अप्लाई करना पड़े उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ओके। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद रिवर्स ऑस्मोसिस एक आता है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? अब हमने क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि अब सॉल्वेंट का फ्लो कहां से हो, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाए, ठीक है। तो अब जो ऑस्मोसिस थी वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और सिंपल हम क्या कहते हैं, आरओ। जैसे आरओ का वाटर है ये, आरओ का वाटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पंप लगा होता है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। वो प्रेशर डालता है ताकि कंसंट्रेशंस लोअर हायर से लोअर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो हो, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। उसकी और एप्लीकेशंस क्या है उसकी, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, सी वाटर। मतलब अगर डिसैलिनेशन कर देंगे तो हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। तो ड्रिंकेबल वाटर मिलता है। कई ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे इजराइल जैसी कंट्रीज हैं, वहाँ पे प्योर वाटर कम है अवेलेबल। या फिर आपका ये जो सऊदी अरबिया है, वाटर क्या है वहाँ पे, प्योर वाटर कम है, तो वो डिसैलिनेशन करते हैं, तब उनको प्योर वाटर मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो हमें देखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। C क्या है, कंसंट्रेशन है, दैट इज N/V, नंबर ऑफ मोल। V क्या है, वॉल्यूम है। R क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर आप कितना लेकर चलोगे, 25 डिग्री सेल्सियस जनरली, मतलब 298 केल्विन हो गया, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात करेंगे 25 के हिसाब से, ओके। तो पाई इज इक्वल टू N/VRT, ठीक है। अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास ओवर मोलर मास। तो पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। N क्या है यहाँ पे, मोलर मास। मोलर मास की कैलकुलेशंस की जा सकती है यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज और है, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा, जिसमें ऑस्मोसिस प्रेशर क्या हो, बराबर हो। मान चलो दो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन A सोल्यूशन B, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अब हाइपरटोनिक क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, मान चलो B क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और A का कम है, तो ये A वाला B वाला क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। और A वाला क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। क्लियर? तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे फिर, ठीक है। मिटा दें इसको। नाउ वांट ऑफ फैक्टर, ओके। वांट ऑफ फैक्टर, V स्मॉल है, V क्या है इसकी, स्मॉल है, ओके। वांट ऑफ फैक्टर से पहले हमें समझना है एबनॉर्मल मोलर मास और मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब यहाँ पे क्या है, होता क्या था कि कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें डिसोसिएशन हो जाती है और कई में एसोसिएशन हो जाती है, ठीक है। तो उस एसोसिएशन होने की वजह से मॉलिक्यूलर का मास डबल हो जाता था, और डिसोसिएशन होने की वजह से हाफ, नियर अबाउट हाफ हो जाता था मॉलिक्यूलर मास। और हमें पता है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मोलर मास की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये शॉर्टकट वाला पॉइंट है, जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो अगर डिसोसिएशन होगी, आपने बताना है, अगर डिसोसिएशन होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, कम। तो अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, तो डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। और जब एसोसिएशन होता था
तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को किसने शॉर्ट आउट किया, वॉन हॉफ ने। बात समझ आ रही है, इस प्रॉब्लम को किसने शॉर्ट आउट किया, वॉन हॉफ ने। उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, दैट इज नोन एज द वॉन हॉफ फैक्टर, ठीक है, वॉन हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो वॉन हॉफ फैक्टर क्या है, दैट इज द ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड मोलर मास ओवर ऑब्जर्व मोलर मास का रेशो, इट्स द रेशो ऑफ कैलकुलेटेड मोलर मास ऑब्जर्व्ड मोलर मास का रेशो ही क्या है, वॉन हॉफ फैक्टर है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई फैक्टर वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड से, ठीक है, ओके। अब इसमें आई फैक्टर और एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वॉन हॉफ फैक्टर और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ओवर बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, उनकी रेशो को भी वॉन हॉफ फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, 3 चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे n=1, अगर नंबर ऑफ कोई मॉलिक्यूल की अगर बात करें, अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है, तो उस केस में n की वैल्यू क्या होगी, 1, n फैक्टर की वैल्यू 1। अब अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा, किससे, 1 से, इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन। ये 1 मार्क्स में MCQ पूछा जा सकता है। अब n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से कम हो जाए, मतलब वो कब होगा, एसोसिएशन पर होगा। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशंस कर लेना, ओके है। तो अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सा था, PA माइनस PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू I इंटू एक्स बी, पहला। दूसरा क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू I KBM। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFM, ठीक है। फोर्थ वाली ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। तो इस तरह से सब में आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पर कब, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। और किस केस में होगा, जैसे सॉल्ट आ गया, NaCl, CaCl2, MgCl2, इस तरह का एसोसिएशन कब होगा, जैसे एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड अगर इस तरह का आता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तब आप आई फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, ओके है। तो आज के लिए इतना बहुत है फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू।